आज के शो में। तरक्की की शरह 3.94% के दावे, असल हकाइक क्या? मईशत और महंगाई पर मुतजाद बयानात ने अहम सवालात उठा दिए। माशी तरक्की और बजट से वाबस्ता उम्मीदें क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम जो सवालात पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक हम उठाने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, और बड़े संगीन नौयत के सवालात हैं। एक तो ये जो इस पर जो हुकूमत जो माशी तरक्की की रफ्तार बता रही है, तकरीबन 4% के करीब बता रही है। हम इस फिगर को डाइसेक्ट करेंगे, हम समझेंगे कि आखिरकार वाकई में ये शरह जो है इस पर तरक्की की वो 4% रही भी है या नहीं रही है। हमने देखा है NEC ने अगले साल की भी दे दी है, फिगर तकरीबन 5% के करीब है। तो अगले साल के एस्टिमेट पे तो जब बात हो, जब इस साल के एस्टिमेट के ऊपर बड़े इस पर हमने देखा है मुतनाज़ा मामला है, क्योंकि स्टेट बैंक कहता है 3%, IMF वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस 1%, 1.5%, 2%, और हुकूमत 3.94% कहती है। और इस मीटिंग के हवाले से भी जो मीटिंग हुई थी, जब ये इजलास हुआ था जिसके अंदर ये फैसला हुआ था 3.94% का, तो जो रिपोर्ट्स आई वो बड़ी अजीब सी रिपोर्ट्स थी कि कोई ऑफिशियल कह रहा था कि आप इसको 4% करें, कोई कह रहा था नहीं करें, स्टेट बैंक एतराज़ कर रहा था। तो ये मामला है मुतनाज़ा, और इस तनाज़े को हर साल हम देखते हैं कि आता है सामने, इसलिए शायद ये नंबर ही अब जो है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, और इस पर अहमियत ही लोग अब नहीं देते कि ये नंबर कितना आया है। क्योंकि हर हुकूमत मैनिपुलेट करके पिछले साल की ग्रोथ फिगर्स को इस साल लो बेस ईयर के साथ ग्रोथ बढ़ा देती है, और फिर वो हुकूमत बताती है कि हमारी वजह से इतनी तरक्की हो गई। और शायद इसका कोई मुस्तकिल हल ज़रूरी है। मुस्तकिल हल से मुराद के इदारा शुमारियात जो है वो या तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मातहत आ जाए, या फिर किसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजाय, हुकूमत के बजाय किसी ऐसे न्यूट्रल ऑटोनोमस बॉडी बन जाए कि वो किसी प्रेशर में ना आए। और ये सारे जो फिगर्स होते हैं, ये सारे जो नंबर्स आते हैं हमारे सामने, जो भी NEC की मीटिंग्स होती हैं, ये सब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का काम ना हो, बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का काम हो। बड़े अहम सवालात हैं, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिस पे लिया जाए। इसलिए मैं इस पर फोकस ही नहीं कर रहा कि 3.94% या 4.8% जो अगले साल, क्योंकि ये नंबर्स ही सही हैं या नहीं, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जो सब में अहम मसला रहा है इस हुकूमत का, वो महंगाई रहा है। यानी जब से ये गवर्नमेंट आई है और उस दिन से कि आज तक जो सवाल बार बार गवर्नमेंट से पूछा जाता है, और शायद जिसकी वजह से ये खुद भी बड़े परेशान है, वो महंगाई है। और मैं आपको बताऊं कि महंगाई होने की एक बड़ी वजह जो खुद हुकूमत बताती है वो ये है जी कि बहुत से फैक्टर्स तो हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह थी कि इन्होंने शरह सूद को तकरीबन 6% से 13.25% कर दिया था। और इससे जो इनकी कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग थी, यानी जो कर्जे लिए हुए थे, उसमें जो इनके जो शरह सूद की अदायगी, जो सूद की अदायगी है, उसमें तकरीबन 1.5 खरब का इजाफा जो खुद हुकूमत बताती है कि हुआ था। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी, और ये कहते हैं कि IMF के प्रेशर की वजह से बढ़ी, और फिर उसके बाद बिजली कीमतें बढ़ी। तो यकीनी तौर पर जिससे सब कुछ ऐसा हुआ कि महंगाई इस मुल्क में बढ़ गई। और हम ये बार बार सुनते रहे हुकूमत की तरफ से कि शरह सूद हमने इसलिए बढ़ाई, इसलिए नहीं बढ़ाई। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ प्रोग्राम शुरू करते हुए, ताकि हम आपके सामने बेनकाब कर सकें बेसिक फैक्ट्स कि आखिरकार माजरा है क्या। लेकिन पहले आपको ले जाने से पहले मैं रजा बाकी साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक है, ट्रिपल गवर्नर है, जब 2019 जुलाई में गवर्नर स्टेट बैंक ने, यानी जब मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उन्होंने ये मीटिंग करके ये फैसला किया था कि शरह सूद को 13.25% पे लेकर जाना है, तो उन्होंने आवाम को और हमें क्या बताया था कि ये क्यों बढ़ा रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट। तो बड़ा टेक्निकल खूबसूरत सा उन्होंने हमें बताया था जवाब के, कोर इन्फ्लेशन होती है तो रियल इंटरेस्ट रेट माइनस पॉजिटिव, पता नहीं नेगेटिव। लेट्स हियर दिस, कि क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। अब हमारी जो है फोरकास्ट है 11 to 12% इस फिस्कल ईयर के लिहाज से। अब इस फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमने आज पॉलिसी रेट बढ़ाए हैं 13.25, तो अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट को देखा जाए, रियल इंटरेस्ट रेट से मुराद ये है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उसमें से आप प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, तो हमारे लिहाज से जो इसका लेवल निकलता है वो अप्रोप्रिएट है। तो हमें बताया गया नाज़रीन कि ये कोर इन्फ्लेशन है, गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि कोर इन्फ्लेशन है, समझाया गया ये पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट तो रियल इंटरेस्ट रेट तो कोर इन्फ्लेशन, तो इस वजह से हम फोरकास्ट, बेस्ड ऑन द फोरकास्ट रेट हम ये कर रहे हैं।
जो बड़ा टेक्निकली समझाने की कोशिश की गई कि ये सब कुछ हो रहा था, और बड़े हम समझ भी रहे थे टेक्निकली, लेकिन हमें ये अंदाजा था और सबको जो उस वक्त मुल्क को नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे थे कि जो भी फैसले हो रहे हैं इससे मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो रहा है। इस वक्त आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपका एसएमई सेक्टर, आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री, आपकी तमाम सेक्टर्स आपके हैं मईशत के। खुद हुकूमत की जो सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उससे आपके जो कर्जा जाते हैं, जैसे मैंने कहा, डेट सर्विसिंग है बढ़ रही है। लेकिन हमें बड़े खूबसूरती से बयान किया गया कि ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो मईशती किताबों में हमने पढ़े हैं, एज ए स्टूडेंट भी वो सारे बता दिए गए कि ये कोर इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें ये चल रही हैं। लेकिन अब हैरानकुन तौर पर जनाब शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ और ही सुनते हैं कि क्यों बढ़े थे इंटरेस्ट रेट्स। वो क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। मतलब आईएमएफ ने हमारे साथ ज्यादती की है जो 13.25 के ऊपर लेके चले गए, बट हम क्या करते? देयर वाज अ गन टू आवर हेड। अब वो उन्होंने कहा भाई अगर पैसे लेने तो ये करना पड़ेगा आपको, और इसके ऊपर बहुत बहस की हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने, बट दे हैड टू एक्सीड टू देयर डिमांड। देयर वाज अ गन टू आवर हेड, यानी, और मेरे ख्याल से शौकत तरीन साहब बिल्कुल सही, और जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये हुआ होगा यकीनी तौर पे गन टू आवर हेड और ये सब कुछ। लेकिन उस वक्त फिर गवर्नर स्टेट बैंक हमें क्या बता रहे थे कि कोर इन्फ्लेशन और ये सारा जो उस वक्त ये करना कोशिश कर रहे थे हमें बताने की, वो क्या था फिर? और उस वक्त जो ये तो झूठ था या गलत बयानी थी, क्या था? और गवर्नर स्टेट बैंक और ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर दोनों बड़े ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन ये बातें अलग अलग हैं, ये एक ही बात है? या फिर उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक को ये बता देना चाहिए था और हुकूमती माशी टीम को भी कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो IMF ने हमारे सर पे गन रखी हुई है, ये बता देते पहले सच्चाई। आज बता रहे हैं कि हम जो है इस वक्त ये इसलिए कर रहे थे कि जो है वो हम पे गन रखी गई थी। हमें उस वक्त फिर कोर इन्फ्लेशन और पता नहीं मईशत पढ़ा रहे थे कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो गिर गई है, तो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं। और फिर इसमें एक बड़ी अहम बात तो भूल ही गए, जो 3.6 जो शौकत तरीन साहब ने भी बात नहीं बताई, वो तकरीबन 3.6 अरब डॉलर का हॉट मनी है। ये क्या होता है हॉट मनी, गरम हॉट मनी? मैं बताऊंगा नाज़रीन इस पे भी कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम था कि 3.6 बिलियन डॉलर आए, और जैसी जब कोरोना के दिनों में इंटरेस्ट रेट रिलैक्स हुआ, ये पैसा यूं करके यहाँ से पाकिस्तान से निकल गया। ये हेज फंड्स का पैसा था, हॉट मनी, और इसका जिक्र शौकत तरीन साहब ने भी नहीं किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक वजह ये भी थी। बड़े इस पे खूबसूरत आर्टिकल्स, एनालिसिस उस वक्त हुए भी थे, हमने प्रोग्राम्स भी किए थे। लेकिन अगर एक हुकूमत के दो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक मैनेजर्स, जो पहले फैसले, यानी ये कोई माजी की हुकूमत के फैसले नहीं है, ये 2019 के फैसले हैं जिस पर आज ये कहा जा रहा है कि हमारे सर पे बंदूक रखी हुई थी, तो इसका मतलब आगे जो फैसले होंगे उस पर भी हम क्या उम्मीद लगाएं, हम क्या ट्रस्ट रखें कि आखिर क्या फैसले होने जा रहे हैं? डॉक्टर फरूख सलीम साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़्ज़े निगार हैं मुल्क के। डॉक्टर शाहज़ान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहज़ान सिद्दीकी साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर, ये इनमें से सही कौन बोल रहा था? मैंने आपने अगर दोनों बयान सुने, इनमें से गलत कौन था, सही कौन था? जो मईशत पढ़ा रहे थे वो सही थे, या जो हकायक अभी बता रहे थे गन पॉइंट वाले वो सही थे? कौन सही बोल रहा है? देखिए, जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने गवर्नर मुकर्रर होने के बाद जो शरह सूद में जबरदस्त इजाफा किया, वो 13.25 पे ले गए पहले, और फिर उसको फरवरी 2020 तक जो है बरकरार रखा 13.25। इसी तरीके से उन्होंने रुपए की कदर में जबरदस्त कमी की। इन दोनों गलत इक़दाम से पाकिस्तान की मईशत को 6,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और इन दोनों गलत फैसलों की जिम्मेदारी जो है स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर पर आयद होती है। इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। मगर मैं दूसरी बड़ी अहम बात बताऊं, मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक उन्होंने जो शरह सूद को गिराया 13.25 से वो 7% पर ले गए, और ये खुद फखरिया कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमी हमने की है। ये इतना गलत फैसला था क्योंकि इसके साथ जो उन्होंने दूसरा काम किया था, इसी दौरान में बैंकों को कहा कि आप जो नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर खाते हैं, जिनको फरवरी 2020 में 11.25% मुनाफा मिल रहा था, उन्होंने जून के आखिर तक आके 3 महीने के अंदर उसको 5.5 कर दिया। यानी फरवरी में एक आदमी जो है वो मुनाफा ले रहा था 1 लाख पर 11,000। अगर एक एक करके बात को हम समझते हैं, क्योंकि पहले जो ये जिक्र है कि जो हुआ था, जो इजाफा हुआ था, उस पर आज ये बात की जा रही है कि IMF ने गन पॉइंट पे करवाया था। वो कह रहे हैं कि इस वक्त आप कह रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक रिस्पॉन्सिबल थे जो हमें कोर इन्फ्लेशन का सबक पढ़ा रहे थे। लेकिन सर ये मुझे बताएं शाह साहब के ये वो कह रहे हैं शौकत तरीन साहब के हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने कहा और हमने कहा, तो ये फैसला तो IMF का था, इसका मतलब ये गवर्नर स्टेट बैंक का फैसला था? किसका फैसला था? ये गवर्नर के स्टेट बैंक का फैसला था। उन्होंने बड़ी IMF का फैसला नहीं था। ये 6,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया था उस वक्त। उसके बाद उन्होंने जो हॉट मनी जो आप बात कर रहे हैं, वो लंदन से इतना बड़ा पैसा लेकर आ गए और थोड़े से रिजर्व बढ़ा दिए, और उसके बाद वो पैसा वापस चला गया, उससे भी हमें नुकसान हुआ।
मगर जो अभी मैं तीसरी बात आपको बता रहा था वो ये था कि उन्होंने जो शरह सूद गिराई है और नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर जो 2 करोड़ से खातेदार थे, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको जी। 2 करोड़ से ज्यादा जो खातेदार थे जिन्होंने बैंकों में बचत स्कीमें रखी थी, उनको गवर्नर स्टेट बैंक ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 40A की खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, उससे डेविएट किया है और शरह मुनाफा गिरा दिया, जिसका स्टेट बैंक के पास इख्तियार नहीं था। इसी तरह से बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A के साथ 26A4 की भी खिलाफ वर्जी हुई है, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इख्तियार नहीं था, और आईन पाकिस्तान की शिफ्ट 3 की खिलाफ वर्जी हुई है। बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि स्टेट बैंक ये कहता है कि अगर आप अफरात ज़र की शरह से कम मुनाफा दें तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेहसाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं चाह रहा था अगर हम स्टेट बैंक पे करते प्रोग्राम तो पहले हम उनको बताते भी ये सवाल आता है, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूँ, और मैं फरूख सलीम साहब आपकी तरफ ही आऊँगा कि फिर हम माने किस बात को, अगर इन दो में से सच कौन बोल रहा है कि हुकूमत पे फिर आगे भी किस तरह है? क्यों एक आदमी कह रहा है कि गन पॉइंट पे फैसले हो रहे थे, एक कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन और यूं और ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो क्या लेवल ऑफ ट्रस्ट क्या रहता है डॉक्टर फरूख साहब? ये क्यों हुआ था फैसला उस पर? तो फिर ये आप जो बोल रहे हैं कि IMF ने करवा दिया था। देखिए 3 बातें हैं शफात साहब। पहली क्या है सरमायाकारों तो ये है कि एक टीम प्लेयर कुछ कह रहा है, टीम का दूसरा प्लेयर गैर यकीनी की जो फजा है वो अनसर्टेन वो बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। यानी कि हर चीजें सुन रहे हैं जो सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान के सरमायाकार, वो गैर यकीनी की फजा में इन्वेस्टमेंट जो है। दूसरा एक इशू ये है कि हम अपनी के नाकामियों का मलबा उठा के जो है साहब की आवाज पे अगर फरसद थोड़ी सी आवाज आपकी कट के हमें आ रही है, हम कोशिश करते हैं अगर रिकनेक्ट हो जाए स्काइप पर ही या फिर फोन पे आपको हम ले लेते हैं, तो थोड़ी सी आवाज कट के आ रही है। मैं इनको कहता हूँ कि अगर आपको रिकनेक्ट करें तो दें, आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं। तो आपका एक आर्टिकल भी था इस पर 10 मिलियन जॉब्स और हॉट मनी, इस पर भी हम बात आपसे जरूर करेंगे कि जब तक डॉक्टर शाहिद साहब आप मुझे बताइए कि फिर महंगाई की वजह असल में फिर क्या हुई? स्टेट बैंक के गवर्नर हुए महंगाई की वजह, IMF हुआ महंगाई की वजह, मतलब क्या हुआ महंगाई की वजह? ये भी थोड़ा समझाएं लोगों को, कौन हुआ वजह? देखिए पहले अगर आप उसके 2 फेजेस हैं, अगर आप जनवरी 2021 में चले जाएं, जनवरी 2021 पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की शरह थी 5.7%। उसके बाद फरवरी में हुकूमत ने बिजली के नर्स बढ़ाए तो मार्च में जो अफरात-ए-ज़र हो गया 8.7%। उसके साथ ही जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी शुरू हो गई और हुकूमत ने कोई कंट्रोल नहीं किया, तो वो अगले महीने 9.1 हो गई। उसके बाद 11% पे चली गई और अब 10.9 है। तो 2021 में जो महंगाई बढ़ी है वो तो हुकूमत के फैसलों की वजह से बढ़ी है, मगर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर ने 2 बड़ी पहाड़ जैसी बड़ी गलतियां की हैं, जिससे कि 6000 अरब रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान की मईशत को। उसके बाद वो हॉट मनी लेकर आ गए और अब एक और ज्यादती कर रहे थे, जो मैं बता रहा था, बात आधी रह गई है, वो ये है कि 2 करोड़ से ज्यादा महंगाई की वजह फिर IMF है या स्टेट बैंक के गवर्नर थे या फिर IMF? बिल्कुल नहीं है, IMF नहीं है। IMF का इससे क्या ताल्लुक है? अभी तो शौकत अली साहब कह रहे थे कि गन पॉइंट पे फैसले करवा रहा था IMF, तो फिर ये फिर IMF हुआ ना वजह सर गन पॉइंट पे? तो वो गन पॉइंट पे जरूरत नहीं थी, इसलिए कि वो तो IMF से ही आए हैं मुलाजमत में छोड़कर, और शायद वहीं से वापस चले जाएं। डिप्टी गवर्नर भी उन्हीं के साथ मिस्र में थे, दोनों आदमी IMF से यहाँ आए हैं। और मैं ये समझता हूं और ये गन किसके सर पे रखी थी इस पर डॉक्टर साहब? ये आपको कोई अंदाजा है? तब मैं आपकी नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, किसके सर पे IMF ने रखी होगी गन? यहाँ पे वजीर आजम साहब के, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के, किसके, गवर्नर स्टेट बैंक किसके सर पे? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब शाहिद सिद्दीकी साहब की आवाज भी चलेगी। फरूख सलीम साहब, हेलो जी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो अच्छा फरूख सलीम साहब से पहले, फरूख सलीम साहब आपको आवाज आ रही है मेरी इस पर? जी आ रही जी। अच्छा फरूख साहब, तो ये जो इन्होंने जिक्र किया था कि गन रखी हुई थी IMF ने और गन रख के फैसले हो रहे थे, तो ये गन किसके सर पे रखी होगी? और क्या ये महंगाई की वजह IMF था, गवर्नर स्टेट बैंक थे, या महंगाई की वजह कोई और था जिसके सर पे गन रखी थी? वो था कौन था फिर महंगाई की वजह? देखिए सैफान साहब, अपनी नाकामियों का मलबा उठा के सारा का सारा IMF के ऊपर डाल देना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान काम।
एक एग्जांपल मैं आपको कोट कर सकता हूं। मैंने IMF के बहुत सारे ममालिक के साथ जो मुआहदे होते हैं वो पढ़े हैं। जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा होता है वो भी मेरी कोशिश होती है कि पढूं। जैसे कहा जाता है कि हमने बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि IMF ने हमें कह दिया है। ऐसी बात कभी भी IMF अपने मुआहदे में नहीं लिखती, और ना ही ये कोई गन पॉइंट की बात होती है कि आप बिजली के रेट जो हैं वो बढ़ा दें। होता ये है कि IMF ये कहती है कि आपके बिजली के शोबे में आप 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर रहे हैं। और IMF ये कहती है कि उस नुकसान को खत्म करें, उस नुकसान को कम करें। अब तरीकेकार 3 हैं, या तो हम बिजली की जो चोरी हो रही है 20-25% उसको रोक लें, जो वसूली है बिलों की जो हम 90% तक पहुंचते हैं उसको हम कहीं 95-96 पे ले जाएं, या फिर जो निजी बिजली घरों के साथ महंगी बिजली के मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट कर लें। जब हुकूमत तीनों जगह जो है वो फेल हो जाती है तो फिर मजबूरन हुकूमत को टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं, इस उम्मीद से कि जो खसारा हो रहा है बिजली के शोबे में उसको पूरा किया जा सके। अब यहाँ IMF कहीं हमें ये नहीं कह रही कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें। इसी तरह IMF हमें कभी ये नहीं कहती कि आपने मजबूरन मजीद इजाफी टैक्सेस डालने हैं। IMF ये कहती है कि आपके बजट के अंदर बहुत बड़ा खसारा आ रहा है, आपके अखराजात बहुत ज्यादा हैं और आपकी आमदन उस हिसाब से नहीं है, इसलिए आमदन बढ़ाने के लिए और वो खसारा खत्म करने के लिए आपको मजबूरन टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो हमारी अपनी खामियां जो हैं उसका सारा मलबा हम IMF के ऊपर नहीं डाल सकते। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर अगर IMF ने भी नहीं कहा कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, फिर ये कह रहे हैं हमारे सर पे गन रख के बढ़वाया IMF ने, तो फिर ये किसकी गलती है? ये मतलब गवर्नर स्टेट बैंक जो हमें बता रहे थे कि कोर इन्फ्लेशन और ये और वो पॉजिटिव इंटरेस्ट और रियल इंटरेस्ट बढ़ गया, कम हो गया, तो वो उनका फैसला था, ये उस वक्त वजीर खजाना थे, उस वक्त उनका फैसला था, फिर कौन जिम्मेदार, फिर कौन हुआ जब IMF भी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, बुनियादी नुक्ता जो इंटरेस्ट रेट के पीछे होता है वो ये है कि ये इंटरेस्ट रेट जो दिया जाता है ये फंड्स के ऊपर एक किस्म का किराया होता है। आप रेंट दे रहे हैं टू बोरो मनी। अब जो इन्फ्लेशन रेट है, ये गवर्नर साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि जो इन्फ्लेशन रेट है अगर आपका इंटरेस्ट रेट उससे नीचे आ जाए तो ये मईशत के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता। यानी कि आप सेवर्स को भगा रहे हैं, यानी कि मुझे बैंक में पैसा डालना और सेविंग करने के लिए एक डिसइंसेंटिव है। आप मुझे हौसला शिकनी कर रहे हैं कि मैं पैसे सेव करूं, और अगर आप पैसे सेव नहीं करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कहां से होगी? ये सारी चीजें आपस में सफान साहब जुड़ी हुई हैं। जब तक रेट पॉजिटिव नहीं आएगा उस वक्त तक 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो सेविंग्स नहीं करेंगे। अगर मुल्क के पास सेविंग्स नहीं होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर मईशत में ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये मामला जात हमने खुद से कंट्रोल करने हैं। बहुत सारी कमजोरियां जो हैं वो हमारे अपने अंदर हैं और उन कमजोरियों का हम वो एक कुर्बानी का बकरा जरूर ढूंढ लेते हैं। देखिए, हम ना जाएं IMF के पास, हमें किसी ने मजबूर किया है, हम IMF के पास भागते हैं बिकॉज हमारे पास IMF ने कहा कि पैसे रोक देंगे अगर नहीं बढ़ा इंटरेस्ट रेट। लेकिन दूसरी बड़ी वजह जो थी इस वक्त, डॉक्टर साहब आपने भी एक आर्टिकल लिखा था 10 मिलियन जॉब्स और हॉट मनी, तो ये हम कुछ पैसों के चक्कर में भी थे। $3.6 बिलियन जो इनफ्लोज आए थे, फिर हॉट मनी के जब इंटरेस्ट रेट बढ़े थे और फिर जब कम हुए थे तो फौरन ये पैसा निकल भी गया था। तो ये सिर्फ ये हॉट मनी क्या था और ये वजह भी थी, और ये सिर्फ IMF पे डाल देना कि IMF ने कहा था, या कोई और पॉलिसी भी थी कि जो हेज फंड्स हैं उनको अट्रैक्ट करना था हमें पाकिस्तान? देखिए, वहां पे मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक से एक गलती हुई है, सरदर्द हुई है। वहां पे कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरीके से जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के उनको बड़ी जल्दी से तेजी से बढ़ाया जा सके। अब असूल ये होना चाहिए कि अगर आप अपने रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर कोई सूद नहीं लगता, वो जिसको ये कहते हैं कि डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए थी। तो नॉन डेट क्रिएटिंग इनके पास नहीं आ रही थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे एक मंसूबा बनाया गया। ये इससे पहले मिस्र में भी, इजिप्ट में भी इसी किस्म का मंसूबा बनाया गया था कि आपने अपने रिजर्व बढ़ाने हैं और ये हॉट मनी को अट्रैक्ट कर लें। मैंने उस वक्त भी लिखा था, अभी भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि वो तरीक़ाकार जो अपनाया गया था वो गलत था। और शायद सिद्दीकी साहब, फिर तो हम एतबार
करें किस बात पर? यानी अभी भी कुछ जो कहा जा रहा है, फिर 2 साल बाद शायद कह दिया जाए कि हमसे तो करवाया गया था, हमें पता नहीं था, या हमें गन पॉइंट पे करवा दिया गया था, हमने इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर ये लेवल ऑफ ट्रस्ट एक आम आदमी का कितना है जो पॉलिसी मेकर्स उन पे रह जाता है? शायद सिद्दीकी साहब, देखिए मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं जी। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर स्टेट बैंक के गवर्नर ये 2 बड़ी गलतियां नहीं करते, रुपए की कदर को ये 170-168 तक ले गए थे जिसका कोई जवाब नहीं था, और सरसूद बढ़ाया, तो ये जो 6000 अरब का नुकसान अगर नहीं होता तो शायद आज हम इस पोजीशन में होते कि IMF के प्रोग्राम से निकल जाते। 1 साल तक वो सस्पेंड रहा है इन्हीं गलतियों की वजह से, और अगर ये गलती वो नहीं करते, जो IMF ने अब ये इस्तेमाली ताकतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, ये तो जब कोई तहकीकात होगी कि आखिर ये क्या क्यों था, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। कौन तहकीकात दोनों करेगा? चीजें स्टेट बैंक के डोमेन में आती हैं। वज़ारत खजाना का कोई ताल्लुक ही नहीं था रुपए की कदर का, और जो है शायद साहब दो सवाल हैं इसमें ज़िमनी। एक तो तहकीकात कौन करेगा, दूसरी बात ये बता दें कि ये जो हम कह रहे हैं गवर्नर, तो ये अकेले तो नहीं फैसला कर सकते थे ना, कोई होगा ऊपर, वज़ारत खजाना है, वज़ीर आज़म है, काबीना बैठेगी, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बस उठा के बस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आज कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे हो गया। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये दोनों चीजें मैं गवर्नर, ये वजीर आजम इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी वहीं बनती है, रुपए की कदर जो है वो वहीं फैसले होते हैं। इन दोनों चीजों में वजारत खजाना, वजीर आजम, सदर मुमलकत, चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। ये इनके स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के तहत फैसले थे, ये गलत किए गए। इसके पीछे क्या मकासद थे? वरना आज मैं फिर कह रहा हूँ हम IMF से निकल सकते थे। इनकी पहाड़ जैसी गलती इन्होंने की। अब क्या इस्तेमाली ताकतों का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ? क्या हुआ? ये तो जब आप आला तहकीकात कराएगी, वज़ीर आज़म साहब कराएंगे ये हुआ क्या था, तो फिर ये चीज सामने आ जाएगी। मगर ये इतनी हैरान कौन बात है कि ये इन्होंने किया क्यों, और आज दोबारा आप जो ये कर रहे हैं कि शरसूद को गिरा दिया कानून तोड़कर। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ये भी पाकिस्तान के ऊपर एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, एक वक्फा के बाद आएंगे वापस नाज़रीन। तो सवाल बहुत सारे हैं। जो हमने बात की वो माजी की थी, कि माजी के बारे में जब बात हुई कि हमने इसलिए बढ़ाया था कि हम पे प्रेशर था, तो हमने माजी से ही आपको सुनाया था कि जब बढ़ाया जा रहा था तो हमें बताया गया था कि कोर इन्फ्लेशन और ये तमाम सबक पढ़ाया गया था मईशत का, और शायद वो टेक्निकली और बुकिश तरीके से देखा जाए तो सही भी था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हम पे प्रेशर था इसलिए हम ये कर रहे थे। तो आगे के हवाले से जो बजट है, इसमें बिलखुसूस जो डेवलपमेंट का शोर है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो शोर है, और फिर इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट के जो प्रोमिसेस हैं, उस पर कहां तक तहरीक इंसाफी हुकूमत उतरी है पूरा। इस ब्रेक के बाद सारे अहम सवाल हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन मईशत के हवाले से कुछ अहम और कड़े सवाल जो उठ रहे हैं। इस पर मुतज़ाद बयानात की वजह से महंगाई हुई क्यों इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के पीछे वजह कोर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक थ्योरीज थी या फिर वजह कुछ और थी, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। अब तो हमने बड़े अहम सवाल उठाए। अब जो एक नंबर अब सामने आया है, तकरीबन 4% तक जो माशी तरक्की का नंबर है, इस नंबर पे भी कुछ अहम सवाल हम उठाते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जो खबरें आई सामने, जैसे शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबर है जिसमें उन्होंने लिखा जी कि द सोर्सेस सेड, यानी जहाँ मीटिंग हुई थी, द सोर्सेस सेड दैट अ नॉन इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर हैड आस्क्ड PBS यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, एक नॉन इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर ने कहा दे स्पीक टू शो अ ग्रोथ रेट ऑफ 4%. द PBS representatives had initially resisted that the growth rate would be less than 3.5%. However, eventually the 4% economic growth rate was presented before the NSE on Friday. तो जो इस पर NSE की मीटिंग हुई, उससे कबल एक किसी जो बतौर इस खबर के कि एक मीटिंग में उससे पहले फ़ोन किया गया PBS को, कहा गया जी कि ग्रोथ रेट 4% कर दें। तो पहले उन्होंने कहा नहीं 3.5% है, फिर से 4% कर दिया गया। तो डॉक्टर फरसी साहब ये मुझे बताएं कि फिर ये 4% का जो हम इतना कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, ये क्रेडिबल भी है नंबर के? किसी के फोन के ऊपर 3.5 हो गया तो 3.5 से 4 हो गया, ये तो 6 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, इसका मतलब? देखिए, आपने एक नुक्ता उठाया था जिसमें आपने ट्रस्ट का जिक्र किया था, आपने ट्रस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो बहुत ही बुनियादी नुक्ता था। और देखिए, जब हुकूमत पाकिस्तान की जो अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं, अगर उनके ऊपर एतबार और एतमाद का एक वो रिश्ता है उन फिगर हुकूमती दावों और जो सरमायाकार हैं उनके डिसीजंस के ऊपर है, अगर वो एतबार और एतमाद के रिश्ते को ठेस पहुंचती है, अगर उस पर एतबार उठने लगता है, एतमाद उठने लगता है, तो फिर आप देखिएगा कि ना तो मुल्क के अंदर के जो सरमायाकार हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ना मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान के ऊपर फोकस किए हुए होते हैं वो अपने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नुकसान इवेंचुअली जो है वो PTI का अपना होता है, वो पाकिस्तान का होता है,
अगर हमारे एदाद-ओ-शुमार के ऊपर सरमायाकार एतबार और एतमाद जो है वो ना कर पाए। और ऐसा अब यहाँ पे नजरा कुछ ऐसे है कि ये सियासी फिगर ज्यादा है, माशी कम है। पिछले 3 साल से जो तनकीद जवाब जो है 3.94% वाला वो उठा के सामने रख दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि जब अब ये 3.94% जो है ये सिर्फ पीटीआई तो नहीं, ये तो हर हुकूमत शायद करती है, ये जो इसको फजिंग के हैं क्या क्या जो नंबर्स, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी होता है तो ऐसे आगे पीछे हो जाता है कि बेस ईयर चेंज कर दिया, बेस ईयर ग्रोथ रेट कर दिया आगे पीछे। लेकिन इसका हल फिर क्या है? मतलब ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसको मतलब क्या हुकूमत या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इतनी सुनता क्यों है ये कि अगर उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फोन करे या कोई बंदा भी कोई भी मिसाल के तौर इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो लिखा है एक नॉन इलेक्टेड कैबिनेट मेंबर ने फोन किया, तो किसी के फोन के ऊपर पीवीएस क्यों इतना हिल जाता है? ऑटोनोमस कैसे किया जाए इसको फिर फरसी साहब? ये मामला तो सियासी हमारे ना सिर्फ पीबीएस में है बल्कि बाकी भी जितनी भी हुकूमती इदारे हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उन सब में यही हाल जो है वो चल रहा है। नजर यहाँ ये आता है कि एक तो बाजार के हकाइक हैं, और बाजार के हकाइक ये हैं कि आटा जो है वो 35 से 70 पे चला गया है पिछले 33 महीनों में। बाजार की एक और हकीकत ये है कि चीनी की कीमत जो 55 रुपए से 100 से तजावुज कर गई है, और एक और हकीकत बाजार की ये है कि जो 11 रुपए का बिजली का यूनिट था वो अब 20, 22, 23 पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे एक तो बाजार के हकाइक हैं जो हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, और फिर दूसरी जंग है तासुर क्रिएट करने की, परसेप्शन क्रिएट करने की। उसमें मुझे महसूस ये हुआ है पिछले कई दिनों से कि तासुर क्रिएट करना कि मईशत ठीक जा रही है, वो उसमें मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई की हुकूमत बहुत हद तक कामयाब हो रही है। उनका जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, तासुर को मैनेजमेंट करने का तरीका कार है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही ये वो आर्जी मामला होता है अगर आप सिर्फ तासुर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मईशत सही सिमत में जा रही है, फिर ये टेम्परेरी रहता है। कुछ ही महीनों के बाद जो बाजार की हकीकत है वो इस पे हावी आ जाती है। तो बाजार की हकीकत को जो है वो दुरुस्त करना होगा, बजाय इसके कि हम सारा का सारा हुकूमत का सारा फोकस जो है वो सिर्फ तासुर और परसेप्शन क्रिएट करने में लगता है। सही है। तो शाहिद साहब आपसे पूछना चाहूंगा फिर ये 4% क्यों रखी इन्होंने ग्रोथ? इसको 10% भी रख सकते थे अगर फोन पर ही हुई है मुबैना तौर पे जो रिपोर्टेड है खबर। तो इसका मतलब तो ये अगर आप टेलीफोन पे 3.5 से 4 हो गई तो 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी शायद साहब। तो ये कितने काबिल एतबार है ये नंबर? फिर हम तो 15 भी 20 भी कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं इसको पर। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये 3.94 इन्होंने कहा है ये हकीकत पर मबनी है और शायद इससे आगे भी बढ़ जाए, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अगले साल के 2 साल के जो टारगेट दिए हैं उसमें इनके 5 साल दौर में मईशत की शरह नमू जो औसत रहेगी इनके अपने मुताबिक वो रहेगी 3.3% 5 साल की औसत, मगर 3.94 शायद बिल्कुल सही है और ये बढ़ जाएगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक के गवर्नर ने अभी पता क्या कहा है कि जो कुछ ये तरक्की हुई है उसमें हमारी पॉलिसी है, उन्होंने हुकूमत का नहीं कहा है। वो ये कहते हैं कि हमने 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया, 2000 अरब रुपए का, तो उससे एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हमने देखा कि किया, तो उसके बाद वो कर्जों पर जो है मोहलत दी गई। मगर दूसरी चीजें जो लोग हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये कि ये जो माली साल था इसमें 6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, जबकि 3 साल में मजमूई तौर पर जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं वो 9 अरब डॉलर की बढ़ी है इस हुकूमत में, जिसमें से 6 अरब डॉलर जो है इस मौजूदा साल में आए हैं जिसका इम्पैक्ट आया। तीसरी बात ये थी कि जो हमारी बरामदात नहीं बढ़ी है इनके दौर में, जो असल चीज है कि 3 साल में अगर आप देखें तो बरामदात बढ़ी है 1.6 अरब डॉलर और रेमिटेंसेस बढ़ी है तो 9 अरब डॉलर। इसका मतलब यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि मेरी शरह सूद कम करने की पॉलिसी और 2000 अरब रुपए का पैकेज, इसकी वजह से ये ग्रोथ आई है। वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसियां इसमें नहीं है, मगर मेरे ख्याल से हुकूमत की पॉलिसीज भी हैं। एक तो ये उन्होंने किया है कि तामीराती शोबे को ये कहा है। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, डॉक्टर साहब तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से बयान भी किया, फिर उसमें
हैं तो हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। और हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा तस्करा सुना है कि उसमें बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, लेकिन एक सेक्टर है जिसका शायद कोई जिक्र इतना नहीं होता, वो SME है इस वक्त, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मजमूई तौर पर आप कहें तो मेजॉरिटी है इस वक्त पाकिस्तान की। उसके लिए हुकूमत ने क्या वादे किए थे और क्या किया है, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात हुकूमत की माशी कारकर्दगी, असल हकायक क्या हैं, ये सब कुछ आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। डॉक्टर फरोज सलीम साहब, आप ही के आर्टिकल से मैं कोट करना चाहूँगा। आपने जो PTI के प्रोमिसेस 2018 के मैनिफेस्टो में बताएं, उसमें आपने जो प्रोमिस नंबर 7 है उसमें आपने जिक्र किया है SME सेक्टर का, और जो उनके मैनिफेस्टो में लफ्ज़ हैं PTI के पेज नंबर 30 में, तो उसमें जो PTI कहती है कि वी विल लॉन्च अ 10-year इंसेंटिव प्लान फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ द SME सेक्टर इंक्लूडिंग टैक्स हॉलीडे ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट्स। और फिर आपने सवाल ये उठाया कि आर आवर SME सेक्टर बेटर ऑफ नाउ देन दे वर 3 years ago। तो ये आपने FBR और मुख्तलिफ चीज़ों पे भी उठाया, लेकिन जुबैर मोतीवाला साहब चेयरमैन BMG ग्रुप हमारे साथ हैं। जुबैर साहब, LSM पे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर पे बड़ी बात हुई है, लेकिन ये हुकूमत ने जो वादे किए थे कि 10 साल का इंसेंटिव प्लान आएगा फॉर SMEs, टैक्स हॉलीडेज, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये वो तबका जो आपका 40% GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्या किया हुकूमत ने? कुछ तब्दीली आई 3 साल में SME सेक्टर में? कि जब आपके हाथ बंधे हुए हों तो फिर आपको बोलो कि भाई बॉक्सिंग भी करो तो कैसे करेंगे? आपने IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं ना, उसके अंदर आपके बिल्कुल हिल इस तरफ और उस तरफ नहीं हो सकते। आपको मिसाल देता हूँ, SMEs तो बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त की कि हम SMEs को पूरा का पूरा सपोर्ट करें, और ये जितने छोटे जो लोग होते हैं यही बड़े कल होते हैं। आज जो आपको बड़े नजर आ रहे हैं कि कल SMEs ही थे। आप ये देखो कि 30% आपका इन नंबर टर्म्स जो है ना, आपके एक्सपोर्टर एलिमिनेट हो गया, वो वाइप ऑफ हो गया। इसलिए 30% हो गया कि उनको रिफंड दिए, ना उनको बड़ा, ना उनके पास कोई ऐसा आउटलेट था, कोई ऐसा विंडो था जिससे जो है बोरो कर सके, ना वो बोरो कर सके, उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिया। यानी पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। ऑल्दो 18% की ग्रोथ आई एक्सपोर्ट में, लेकिन वो बड़ा हुआ, छोटे जो है वाइप ऑफ हो गए। यही SMEs के साथ उन्होंने किया। अब आप मुझे बताएंगे SME को सपोर्ट आपने करना है तो ये कौन सा ये तरीका था? इसीलिए हमने कहा कि जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स आते हैं, उसको आप जीरो रेट को बहाल कर दें ताकि लेना देना खत्म हो जाए, तो SMEs जो है ना वो सर्वाइव करें और जो है ना आपका एक्सपोर्ट बढ़े। वो भी नहीं किया, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कोई फ्लेक्सिबिलिटी है भी नहीं कि वो ये कर सकें। लेकिन अभी जो उन्होंने जो 20 लाख रुपए की जो कोलेटरल फ्री जो लोन की बात की है, अब उसको कैसे डिसबर्स करते हैं, ये कैसे जाता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, वो हमारे पास बहुत सारे उसके सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आप इस मुल्क के अंदर तरक्की का भाव देख रहे हैं, वो जो एक जो होता है ना कि हर तरफ आपके पास अमन चैन हो जाए और एम्प्लॉयमेंट भी हो और ये टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म भी खत्म हो जाए, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो ख्वाब को एक चीज पूरा कर सकती है, वो है SMEs का हम जाल बिछा। लेकिन जुबैर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछना है कि अभी हमने बड़ी बात की है ट्रस्ट की, और ये जो बार बार हुकूमत कह रही है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम PSDP और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं और हम एक डेवलपमेंट बेस्ड बजट होगा, तो हमने अभी हफीज़ पाशा साहब का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जो नेगेटिव यानी डाउन साइड रिस्क हैं उसकी वजह से PSDP पे 20% कट लग सकता है, तकरीबन 700 अरब का वो कह रहे थे कि खसारा हो सकता है, और PSDP वो कहते हैं 20% कट हो जाएगा। तो आपको एतबार है कि डेवलपमेंट होगी, या ये 20% कट होना या इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये PSDP वगैरह सब ऐसी? ये भी एक स्टेटमेंट। क्या उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर जो PSDP की जो मुख्तस रकम थी, जो सैंक्शन फंड थे, उसमें से कितने खर्च हुए? ये किसी ने हिसाब किया? और क्यों खर्च नहीं हुआ इसका बताया आपको? आप पिछले साल 40% जो है ना वो आइडल कैपेसिटी रह गई, खर्च नहीं हो सका। पिछले साल जो अभी जो बंद होगा आप उसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 40 से 50% फंड जो है ना वो यूटिलाइज नहीं हुए। वो जब यूटिलाइज नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह को तो देखें भाई, उसकी वजह ये है कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, आपके जो लोग हैं वो आगे कोई आके जो है ना उसके अंदर डेवलपमेंट के कामों में जा नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि नैब है, उसकी वजह ये कि नेट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर और अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, फिर FIA को जो है ना एक्टिवेट कर दिया। ये जो ये इदारे जो पॉलिटिसाइज हुए हैं और ये जो अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स आए हैं, पहले ही 20% की वो बात करते हैं, मैं कहता हूँ 40% नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? उसको ड्राइविंग फोर्स ही आपने खर्च करना है।
ब्यूरोक्रेट कहता है मैं अगर दस्तखत करूंगा तो इधर कल मुझे नहीं बुला लेंगे, मैं नहीं करता। तो ये जो मामलात हैं उनको तो पहले सीधा करना होगा, फिर पीएचडीपी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर फिर ये अनाउंस यूटिलाइज ही नहीं होगा। पेंशन आपने 900 कर दिया, पहले के जो है उसका हिसाब दे दें कि भाई आपने पिछले साल क्या आपने सैंक्शन किया था और कितना खर्च हुआ, ये सब मांगे। फरोज सलीम साहब, ये 3 साल तो अब गुजर जाएंगे और मतलब और उसमें एसएमई का जो हाल है वो बता रहे हैं जुबैर मोतीवाला साहब, ये और जो कह रहे हैं कि पिछले साल के यूटिलाइज नहीं हुए, जो बिल्कुल हकीकत है नहीं हुए, तो इसका मतलब तो एक फुल स्टॉप लगा हुआ है इस वक्त काम के ऊपर। फिर 2 साल में भी अगर ये अनाउंस कर देंगे तो फिर ये तो रहेगा तासुर वही है, सब चीजें वही की वही खड़ी हुई है, इधर पकड़ धकड़ ये सब चीजें, तो क्या कुछ होगा काम या सिर्फ अनाउंसमेंट होगी पीएचडीपी की? फरोज सलीम साहब। इरफान साहब, 2 फिगर्स अगर आपके सामने में रख दूं, एक तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बार बार नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है हुकूमत की। देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 12% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को, जिसका मतलब यह है कि 88% जो हमारी जीडीपी है वो दूसरे किसी सोर्सेज से आती है। और अब आपने पहले एसएमई का जिक्र किया, तकरीबन 78% जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स है वो एसएमई के अंदर एम्प्लॉयड है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ना तो एक्सपेंड कर रही है कि नई नौकरियां क्रिएट कर रही है। अब मुल्क के अंदर तकरीबन 1.25 करोड़ नई नौकरियां चाहिए हर साल, बिकॉज 1.25 करोड़ नए लोग लेबर फोर्स के अंदर एंटर हो रहे हैं हर साल। अगर वहां पे हमने कुछ करना है तो एसएमई के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। अच्छा, अब आपने ग्रोथ का जिक्र किया, अब कहा जा रहा है कि ये बजट जो है ये ग्रोथ वाला बजट आएगा। ये आप पिछले 10-15 साल के बजट निकाल के देख लीजिए, 2-3 चीजें जो हैं वो बड़ी स्टैंडर्ड है। एक तो बजट के बाद फौरन ये कहा जाता है कि ये गरीब दोस्त बजट है, ये अवाम दोस्त बजट है, और एक और जो मैं 10-15 साल से सुन रहा हूँ कि हम टैक्स की आमदन तो बढ़ा लेंगे लेकिन कोई नए टैक्सेस नहीं।